सुनील सर की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको आने वाले वीडियो सही समय पर मिल सके। और साथ में जो बेल आइकन है यूट्यूब लिंक पे वो भी दबा सकते हैं, उससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्द मिलेंगे। तो हमारा प्यारे विद्यार्थियों लेसन चला हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और इसमें आगे हम दोबारा से इसकी एक बार दोहराई कर लेते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राज्यों का जो उदय हुआ था उसमें भारत भी शामिल था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कई अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। आप समझ सकते हो कि राष्ट्रवाद क्या होता है। जब एक क्षेत्र या एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले लोग ये महसूस करने लगे कि वो एक देश के निवासी हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद कई अन्य उपनिवेशों की तरह जो है उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि भारत जो है एक ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई दूसरा देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और वहाँ के संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करे तो उसे उपनिवेश कहते हैं। पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। तो इसने भारत में एक नई जो है राजनीतिक और आर्थिक चेतना पैदा कर दी। भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रक्षा खर्च में वृद्धि हो गई थी। युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि हो गई। जो जरूरी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें थी वो बहुत महंगी हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाने लगा और 1918, 19 और 1920 के दौरान भारत में कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई। इस दौरान अकाल भी बहुत ज़्यादा पड़े और युद्ध समाप्त होने के बाद भी जो मुश्किलें कम नहीं हुई। इसी बीच जो है भारत में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन हो गया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौट आए। आप देखोगे कि सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक तरीका है जिसका विचार गांधी जी द्वारा दिया गया था। यह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करना या सत्य के चिपके रहना या सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। यह एक नैतिक चेतना है, न कि निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधी जी जो है 1915 में भारत लौट आए और गांधी जी कहते थे कि जो सत्याग्रह है वो कायरों का नहीं बल्कि बहादुरों का हथियार है और इसमें अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और इसके लिए व्यक्ति का है ना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और सही होना चाहिए। तो ये गांधी जी जो है 1915 में भारत लौट आए। तो गांधी जी ने भारत लौटने के बाद 1916 में जो है बिहार के चंपारण में, जी हाँ 16 में बिहार के चंपारण में पहला किसान सत्याग्रह किया। उसके बाद गुजरात के खेड़ा जिला में 1918 का सत्याग्रह किया और 1917-18 का सत्याग्रह किया। और अहमदाबाद में जो कपास मिल मजदूरों की हड़ताल थी 1918 उसमें वो भी सत्याग्रह किया। तो ये गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे। इसके बाद जो है 1918 में भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट और 1919 में इसको भारत में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। यानी रोलैक्ट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा शक होने पर बिना अपील के, बिना वकील के और बिना दलील के जो है जेल में डाला जा सकता था। तो इसका जो है पंजाब में और पूरे देश में विरोध किया गया और ख़ासकर तब उस समय जो है जो पंजाब में था इसके विरोध में सत्याग्रह चलाया गया। तो उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला मैदान में जो है बैसाखी वाले दिन अमृतसर में भीड़ इकट्ठी हुई। ये आसपास के गांव के लोग थे जो बैसाखी का मेला देखने आए थे और उस जनसभा में शामिल हो गए। तो उस जो वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी वहाँ पर जो है जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँचा और बाहर निकलने के उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद जनरल डायर ने जो है भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उससे पहले जो चेतावनी दी गई थी उसमें बहुत कम समय दिया गया था लोगों को बाहर निकलने का। लोग बाहर नहीं निकल सके और जो हैं अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जो कुआं है वो लाशों से वहाँ भर गया। इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
और यह खबर जब देश में फैली, खबर फैलते उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इसका बहुत क्रूरतापूर्ण जवाब दिया, लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, उनको जेलों में डाला गया। इसी से में जो है मित्र राष्ट्र जीत गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, और जो है ध्रुवीय शक्तियाँ विरोधी राष्ट्र हार गए थे। उनमें से एक टर्की भी था, और टर्की जो है वहाँ का जो खलीफा था वो मुसलमानों का आध्यात्मिक गुरु था, तो उनके साथ बुरा व्यवहार ना कर दे अंग्रेज़, इसके लिए मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला लिया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दो भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई, यानी जो नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, वहां कांग्रेस ने सर्वसम्मति से जो है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आंदोलन के भीतर जो थी अलग अलग धाराएं थी। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। ऐसे जो खिलाफत आंदोलन था वो पहले ही शुरू हो चुका था, जबकि असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। और ये आंदोलन जो था कैसे फैला, इसमें आंदोलन की क्या धाराएं थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, सरकारी संस्थाओं को त्यागा जाए, कोई भी सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा, जो हैं विद्यार्थी सरकारी स्कूल छोड़ देंगे, कर्मचारी सरकारी संस्थान छोड़ देंगे, और वकील वकालत छोड़ देंगे, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है इस बात का भी बहिष्कार किया गया कि जो सरकार ने जो उपाधियां और पद दिए हुए हैं उनको भी त्याग दिया जाए। और गांधी जी ने भी सब अपनी उपाधियां और पद त्याग दिए थे। जो केसरी हिंद की उनको उपाधि मिली गई थी और जुलू पदक था, वो भी गांधी जी ने इस आंदोलन में त्याग दिया। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने भी अपनी उपाधियां त्याग दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपनी जो है ICS की नौकरी छोड़ दी। तो इस प्रकार जो है हजारों विद्यार्थियों ने जो है उस समय स्कूल छोड़ दिए और लोगों ने जो है अदालतों का रुख नहीं किया। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे था? ग्रामीण और आदिवासियों का संघर्ष धीरे धीरे हिंसक हो गया। अवध में किसान आंदोलन इसी समय चला। जो अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो बाबा रामचंद्र जी कर रहे थे। वो एक जो है गिरमिटिया मजदूर थे और उन्होंने जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने ही अवध में जो है किसान सभा की स्थापना की थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सहयोग दिया था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों ने की थी। हालांकि बाद में जब ये आंदोलन हिंसक हो गया तो कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली। आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का आंदोलन चला। आंध्र प्रदेश में जो गुडेम हिल की पहाड़ी थी वहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन चला। इसने पुलिस थानों पर हमले किए, क्योंकि जो पुलिस वाले थे वो बार बार आदिवासियों को तंग कर रहे थे। उनके जंगल कानून के कारण आदिवासियों का जीना दुर्भर हो गया था। इसके अलावा वो आदिवासियों से बेकार लेते थे और उसके बदले कुछ भी पैसे नहीं देते थे। तो आखिर इसमें अल्लादी राजू ने कहा कि उनके पास दैवीय शक्तियाँ और गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजा है। और जब यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया तो राजू को 1924 में पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद ये आदिवासी आंदोलन शांत हो गया। इसके बाद जो है चोरा चोरी की एक घटना हुई फरवरी 1922 में, जब चोरा चोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसक भीड़ जो थी वो पुलिस के अत्याचार से हिंसक हो गई और उन्होंने जो है पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वाले हमले से बचने के लिए जो थाने में जाकर छिप गए और क्रुद्ध भीड़ ने थाने के बाहर आग लगा दी। इस घटना में एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो जब गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस लिया, यह आंदोलन अपने चरम पर था, तो काफ़ी नेताओं को काफ़ी निराशा हुई। 1920 के बाद भारत की राजनीति को दिशा निर्धारित करने वाले कारक थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई। 1930 के बाद कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, जिससे कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आ गई। अब स्वराज जब की बात हो रही थी कि आपको पता है कि
1929 में जो है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। और रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस जो है नेहरू जी द्वारा तिरंगा झंडा फहराकर मनाया गया था। तो उसके बाद जो स्वराज का अर्थ था अलग अलग लोगों ने अलग अलग निकाला। तो बागान में स्वराज का क्या अर्थ था? बागान श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ था चार दीवारी से बाहर स्वतंत्र रूप से आवाजाही। उन्होंने 1869 के अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम का विरोध किया, इसमें क्या था कि इस अधिनियम में कि उन्हें बिना अनुमति के बागानों के बाहर जाने से रोका जा सकता था। यानी बिना अनुमति के बाग में काम करने वाले जो मजदूर थे, चाय और कहवा बागानों में, रबड़ बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, वो बाहर नहीं जा सकते थे और अनुमति उनको अंग्रेज देते नहीं थे। तो प्रत्येक समूह ने जो स्वराज की व्याख्या थी वो अपने तरीके से की। आगे सविनय अवज्ञा की और महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति से वापस से लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक अलग पार्टी का गठन कर दिया, जिसको स्वराज पार्टी का नाम दिया गया ताकि वो चुनाव लड़ सके। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा जो नेता थे कांग्रेस में, वो ज़्यादा उग्र थे और जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डालने लगे। और इसके बाद जो है ब्रिटेन सरकार ने 1928 में जो है साइमन कमीशन को भारत भेजा। इस साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग का जो गठन है ब्रिटेन की टोरी सरकार द्वारा राष्ट्रवादियों की मांगों पर विचार करने के लिए और भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए तथा सुझाव देने के लिए किया गया था। यह आयोग 1928 में भारत पहुंचा। कांग्रेस ने इस आयोग का जो है विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया और इसके सारे के सारे जो सदस्य थे वो यूरोपियन या अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है मांग को औपचारिक रूप दे दिया गया, उस प्रस्ताव को पास कर लिया गया। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नमक को ऐसे माध्यम के रूप में चुना जो राष्ट्र को एकजुट कर सके, इसलिए क्योंकि नमक जो है समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। नमक यात्रा या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू की गई। यह यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर दांडी तक की यात्रा की गई। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के गांव दांडी पहुंची। वहां समुद्र का पानी उबालकर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। इसमें गांधी जी के साथ जो थे 78 अनुयायी थे और ये यात्रा 24 दिन तक चली। गांधी जी हर रोज़ जो है इस यात्रा में जो है 20 मील चलते थे। इसके अलावा गांधी जी जहाँ भी शाम को रुकते वहाँ धरने और वहाँ जनसभाएं करते और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चे आते थे। तो गांधी जी की यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। इसको नमक यात्रा कहा जाता है और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अलग से वीडियो में बताया भी गया है। तो यह जो नमक यात्रा शुरू हो गई, यह आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन से अलग था, क्योंकि लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे ना, उनका भी उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, करों का भुगतान न करना, वन कानूनों को तोड़ना, शराब और ताड़ी की दुकानों के आगे धरने देना इसकी मुख्य विशेषताएं थी। आंदोलन में लोगों ने कैसे भाग लिया, क्या किया? जो संपन्न किसान थे, जो आपको पता ही है, जो किसानों के दो वर्ग थे, एक संपन्न किसान थे जिसमें गुजरात के पाटीदार और यूपी के जो जाट थे जमींदार थे, वो आंदोलन में भाग ले रहे थे। उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन में गांधी जी का भरपूर साथ दिया और उन लोगों को भी आंदोलन में शामिल कर लिया जो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन जब गांधी जी ने गांधी-इरविन समझौते के दौरान आंदोलन वापस लिया तो लगान की दर कम नहीं की गई, तो इससे संपन्न किसान वर्ग को निराशा हुई और जब पुनः आंदोलन शुरू किया गया तो उन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसी प्रकार जो छोटे किसान थे या जो ज़मीन किराए पर लेकर, भाड़े पर लेकर, ठेके पर खेती करने वाले थे, वो चाहते थे कि ज़मींदार उनका किराया या लगान माफ़ कर दे, किंतु कांग्रेस जो है सीधे तौर पर उनका समर्थन करने से बचती रही ताकि बड़े ज़मींदार और किसान उनसे नाराज़ ना हो जाए। इसके बाद जब व्यावसायिक वर्ग ने प्रथम विश्व युद्ध में खूब मुनाफा कमाया था और अब वो व्यवसायी वर्ग चाहता था कि भारत में खुद की सरकार हो, और वो ऐसे स्वराज का अर्थ ऐसा निकाल रहा था जो औद्योगिक या व्यवसायिक वर्ग था, पूंजीपति, कि जब भारत में स्वराज कायम हो जाएगा तो उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
और उन्होंने जो है इस असहयोग आंदोलन में खूब सारा पूंजी निवेश किया। आगे है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग जैसे जैसे उद्योगपति या पूंजीपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर वर्ग जो था कांग्रेस से दूर जा रहा था। और इसमें जो मजदूरों ने इतने उत्साह के साथ भाग नहीं लिया। हालांकि छोटा नागपुर और जो नागपुर महाराष्ट्र वाला है वहाँ थोड़ी बहुत हड़तालें हुई, लेकिन ज़्यादा हड़ताल इस बार जो मजदूरों द्वारा नहीं की गई। और मज़दूरों ने जो है स्वराज का मतलब ये लिया कि उनके जो काम करने की दशाएं हैं फैक्ट्री की वो सुधारी जाए, उनको सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके काम के घंटे कम किए जाएं और इसके अलावा उनके वेतन में वृद्धि की जाए। इस प्रकार आप देख सकते हो कि अलग अलग लोग जो हैं इस आंदोलन में अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो जुलूस और धरने प्रदर्शन में भाग लेती, गांधी जी के जो विचार सुनने जाती। तो पहली बार इस आंदोलन में महिलाओं ने जो था बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूर और दमन नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और नेहरू सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि गांधी जी और इरविन जी के बीच एक समझौता हो गया था कि उस कारण से गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी जो हैं दूसरे गोलमेज में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। लेकिन 1932 में जब यह वार्ता विफल हो गई तो गांधी जी खाली हाथ वापस लौट आए और आते उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति मंद पड़ने लगी, लोगों का उत्साह कम हो गया और उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार, लंबे समय तक व्यापारिक व्यवधानों की चिंता और युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण इस आंदोलन को शामिल नहीं किया गया। महिलाएं जो थी इस आंदोलन में जो है निर्णायक भूमिकाएं निभा रही थी। वो नमक बनाने गई, शराब की दुकानों के सामने धरने दिए और महिलाएं जो हैं कांग्रेस के संगठन के पदों पर भी आसीन होने लगी। लेकिन अभी भी गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा के कारण जो है महत्वपूर्ण पद महिलाओं को नहीं दिए जा सके। सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी भाई, क्या कमियां थी, कहाँ किन लोगों को ये शामिल नहीं कर सका। दलितों या अछूतों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। उन्होंने सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। दलितों के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में एक संस्था बनाई जिसका नाम दलित वर्क एसोसिएशन रखा। और गांधी जी का डॉक्टर BR अम्बेडकर से काफ़ी इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ। उसके बाद गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच 1932 में पूना पैक्ट पर सहमति बनी। इसमें प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही हुआ। यानी ये क्या था कि 1932 का जो पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, इसमें जो है जो अम्बेडकर जी जो जितनी सीटें उनके लिए जो आरक्षित की गई थी उससे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जो है अम्बेडकर जी और दलित वर्ग के लिए छोड़ दी। लेकिन शर्त ये रखी कि उनका चुनाव साधारण या जनरल सीटों से ही किया जाएगा या सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही किया जाएगा। मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे। मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस प्रकार आप देख सकते हो कि काफ़ी वर्ग थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। मजदूर भी इस आंदोलन में कम ही शामिल हुए। सामूहिक अपनेपन की भावना। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र जिसमें भारत माता के चित्र इत्यादि हैं और राष्ट्रध्वज का निर्माण आदि है, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। आपको पता है कि गांधी जी ने 1921 में स्वराज का झंडा तैयार किया। यह एक तिरंगा लाल, हरा, सफ़ेद रंग का था जिसके मध्य गांधी जी का चरखा बना हुआ था। इसके अलावा पहली बार जो है भारत माता की तस्वीर भी बनाई गई जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा था। यह उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। इसी तरह जो भारत माता की जो प्रसिद्ध तस्वीर थी अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की विख्यात तस्वीर बनाई गई। इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा भारत की लोक कथाओं को भी जो है वो किताबों का रूप दिया गया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द